नमस्कार, मारो राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जालोर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जालोर में बुजुर्ग महिला को जिंदा जलाया गया है। बुजुर्ग महिला को आग के हवाले कर दिया गया। जमीनी विवाद के चलते बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला को आग लगा दी गई। काफी समय से ये जमीन का विवाद चला रहा था और जानकारी दे दे, महिला इस वक्त गंभीर रूप से घायल है, झुलसी हुई है। सांचौर के अस्पताल में बुजुर्ग महिला का इलाज किया जा रहा है। सांचौर के कारोला गांव की ये घटना है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर जमीनी विवाद को लेकर बुजुर्ग महिला को आग के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि काफी समय से ये विवाद चल रहा था और इस विवाद के चलते आज बुजुर्ग महिला को आग के हवाले कर दिया गया। तो फिलहाल महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। सांचौर के अस्पताल में इलाज जारी है। तो तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं। न्यूज 18 राजस्थान कई सवाल खड़े करता है। कानून व्यवस्था पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। कब तक महिलाओं पर अत्याचार होगा? पुलिस क्या कर रही है? जब वारदात हुई तो उस वक्त पुलिस कहां थी? जालोर पुलिस क्या कर रही थी? बदमाशों के हौसले आखिर इतने बुलंद क्यों हैं? बदमाशों में पुलिस का खौफ आखिर क्यों नहीं है? बुजुर्ग महिला को इंसाफ कब मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि बुजुर्ग महिला को जिंदा जलाया गया है। पुलिस कहां थी और अब महिला को इंसाफ कब मिलेगा? ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी श्याम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, पूरी घटना की जानकारी दीजिए और फिलहाल महिला की क्या स्थिति है इसके बारे में अपडेट भी। देखिए प्रियंका, ये जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र के कारोला गांव का मामला है, जहां पर बुजुर्ग महिला को ऊपर जो आग लगाने की जो वारदात है, इस पूरे प्रकरण को लेकर परिजनों का आरोप है कि महिला को वहां पर जमीन में रह रही थी। इस दौरान वहां पर कुछ लोग आए और उन्हें आग के हवाले कर दिया। बुजुर्ग महिला है, उसकी हालत गंभीर होने के चलते एम्बुलेंस की मदद से सांचौर के अस्पताल में लाया गया है और वहां पर इलाज चल रहा है। और वहां पर हालत है वो बुजुर्ग महिला की गंभीर बताई जा रही है, लेकिन अभी तक वहां सांचौर में इलाज चल रहा है। लेकिन प्रियंका, बड़ा सवाल खड़ा यही होता है कि ये जो सांचौर के पास कारोला गांव है, वहां पर लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा था और पूरे प्रकरण को लेकर अब महिला के ऊपर इस तरीके की वारदात हो जाने पर सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर किस तरीके से ये बेखौफ बदमाश एक बुजुर्ग महिला पर इस तरीके का हमला बोल देते हैं। जी श्याम, बिल्कुल बड़े सवाल तो खड़े होते ही है कि पुलिस कहां थी इस वक्त। लेकिन श्याम, क्या पहले पुलिस को कोई सूचना दी गई थी इसे लेकर? क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है कि लंबे समय से विवाद चल रहा था। देखिए प्रियंका, परिजनों का ये आरोप है कि जहां पर ये मामला चल रहा था वहां पर लंबे समय से ये जमीन का विवाद था। एक गुट के और दोनों गुट के बीच में बताया जा रहा है कि जिस जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, तो जिस लोगों पे आरोप है उनके पक्ष में कोर्ट से कोई फैसला आया हुआ था, उसी के बेस पे उसे वृद्ध महिला को वहां पर वो रहती थी उसको वहां से हटाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। और इस दौरान पुलिस का ये भी कहना है कि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर बुजुर्ग जो महिला है उसने खुद ने अपने ऊपर घासलेट डाल के आग लगाई है या फिर उन लोगों ने ये इस चीज को लेकर अभी असमंजस की स्थिति है। लेकिन परिजनों का साफ तौर से यही आरोप है कि महिला को जलाया गया है और वहां पर जमीन से बाहर निकालने को लेकर इन जो दूसरे ग्रुप थे उसने उसके आग के हवाले कर दिया है। जी प्रियंका। जी श्याम, परिजन तो कह रहे हैं कि बुजुर्ग महिला को आग के हवाले किया गया है, लेकिन पुलिस आखिर ये क्यों कह रही है कि आत्महत्या का भी मामला हो सकता है उसने खुद पर केरोसिन छिड़का हो? देखिए प्रियंका, पुलिस का ये साफ तौर से ये कहना है कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इस चीज पर, अभी तक कहा नहीं जा सकता स्पष्ट तौर से। जब इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद सत्यता का पता चलेगा। लेकिन पुलिस का ये बयान ये कह देता है कि जिस तरीके से ये प्रत्यक्षदर्शी थे, वहां पर लोग थे, उनका ये कहना था कि महिला ने खुद को आग लगाई है। लेकिन परिजनों का आरोप है कि उन बदमाशों ने, दूसरे गुट के लोगों ने उसे आग लगाई है। जी बिल्कुल श्याम, इस वक्त ज्यादा जानकारी लेंगे। एसपी जालोर से हर्षवर्धन अग्रवाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन जी, पूरा मामला आपको पता होगा, लंबे समय से ये विवाद चल रहा था और बुजुर्ग महिला को जला दिया गया है। क्या कहेंगे आप मामले पर? ये आज करीब सुबह 10:30 बजे की घटना है, जिसमें ये 60 वर्ष की बुजुर्ग महिला है। प्रथम दृष्टया यही पाया गया है कि इसने खुद को केरोसिन डाल करके जलाया, जिसमें इसका इलाज अभी सांचौर अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों ने 36% बर्न अभी बताया और खतरे से बाहर है। लेकिन सर, जो
परिजन हैं और जो वहां पर लोग मौजूद थे, उनका कहना है कि उन्हें जलाया गया है, उन्होंने खुद से आग नहीं लगाई है। परिजन से हम लगातार संपर्क में हैं, परिजनों ने ऐसी कोई अभी रिपोर्ट हमें नहीं दिया। तो सर, मामले पर आगे पुलिस क्या कुछ करेगी? क्या उन दबंगों पर भी कार्रवाई होगी? जमीनी विवाद को लेकर अगर चलिए मान लेते हैं महिला ने खुद को आग के हवाले किया, तो क्या उन दबंगों पर कार्रवाई की जाएगी पुलिस की ओर से? बिल्कुल, 3 लोगों को हमने डिटेन ऑलरेडी कर लिया है और जैसे रिपोर्ट दी जाएगी वैसा मामला दर्ज करके आगे अग्रिम कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी इन दबंगों पर? लंबे समय से परेशान कर रहे हैं जमीन को लेकर। उनको जैसा मैंने बताया कि हमने डिटेन कर लिया है और सख्त से सख्त धारा में उनका चालान करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। अभी महिला जो बुजुर्ग है वो घायल हो गई है, बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा जल चुकी है वो, क्या स्थिति है उसकी? 36% बर्न है जैसा डॉक्टर ने बताया है, खतरे से बाहर बताया है उसको और अभी उसका इलाज चल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हर्षवर्धन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी श्याम जी प्रियंका जी, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, पुलिस का ये कहना है कि 3 लोगों को डिटेन कर लिया है, क्योंकि जालौर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने पूरी तरीके से मामले की जैसे ही जानकारी मिली वो खुद सांचौर पहुंच चुके हैं और पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं और डॉक्टरों की टीम है वो इलाज कर रही है। तो तमाम पहलुओं पर पुलिस हालांकि इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस का ये भी कहना है कि जिस तरीके की हालात है उससे निपटने को लेकर पुलिस उस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व लोग थे उनको गिरफ्तारी को लेकर भी प्रयास कर रही है। और ये कारोला गांव में जिस तरीके से क्राइम की बात करें, ऑल ओवर जालौर के क्राइम की बात करें, तो कल ही किस तरीके से सांचौर के अंदर गाड़ियों को आग लगा दी जाती है, फायरिंग की जाती है, बदमाशों के जो हौसले इस तरीके से बुलंद है, ऐसे में कहीं ना कहीं सांचौर अब बन चुका है। सांचौर के अंदर क्राइम का ग्राफ है वो दिन ब दिन, पिछले 1 महीने के ग्राफ की बात करें तो लूट, हत्या, अपहरण व इस तरीके की बदमाशों की हुड़दंग है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ये पूरा प्रकरण को लेकर अब बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर पुलिस पूरे प्रकरण को निपटने में आखिर इतनी असहज महसूस क्यों कर रही है, इन दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने से इतनी परहेज क्यों कर रही है। जी जी, और बिल्कुल श्याम, बड़े सवाल खड़े होते हैं और सवाल ये भी कि बदमाशों में आखिर पुलिस का खौफ क्यों नहीं रह गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। पेपर लीक मामले को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, बड़ा एक्शन लिया गया है। दिवाकर पब्लिक स्कूल की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। स्कूल के स्ट्रांग रूम से पेपर लीक हुआ था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेपर लीक मामले को लेकर बड़ा अपडेट, बड़ा एक्शन लिया गया है प्रशासन की ओर से। दिवाकर पब्लिक स्कूल की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने यह बड़ा आदेश जारी किया है और शिक्षा विभाग की ओर से यह एक्शन लिया गया है। आपको जानकारी दे दें, दिवाकर पब्लिक स्कूल के स्ट्रांग रूम से पेपर लीक हुआ था। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लवली वधवा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, क्या कुछ जानकारी? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि जो दिवाकर पब्लिक स्कूल, दिवाकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल इसे कहा जाता है, यहाँ पर पेपर लीक हुआ था। पुलिस भर्ती परीक्षा का जो दूसरी पारी का पेपर था वो लीक हुआ था। इस बात की पुष्टि एसओजी की जांच में हुई। उसके बाद में एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर आज शिक्षा विभाग ने इसकी पत्रावली को जांच करते हुए इस स्कूल की मान्यता को रद्द कर दिया है। यहाँ के जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन्हें अन्यंत्र स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा, दूसरे स्कूल में उन्हें प्रवेश दिया जाएगा ताकि उनकी पढ़ाई पर बाधित नहीं हो। वरना इस स्कूल के अंदर शैक्षणिक गतिविधियों को तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश जो है वो शिक्षा विभाग की ओर से जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से नए सत्र के अंदर इस स्कूल को नहीं चलाने के लिए कहा गया है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि पेपर लीक के मामले में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इस स्कूल के उन लोगों की थी, इस स्कूल में जिनकी ड्यूटी लगी थी उन लोगों की थी। उन लोगों ने मिलकर के पेपर को लीक करने के अंदर बड़ी भूमिका निभाई थी। सीसीटीवी कैमरास को बंद कर दिया था और जैमर को बंद कर दिया था और बड़ी आसानी से इन्होंने पेपर लीक करके पूरे राजस्थान भर के अंदर उस पेपर को परीक्षा से ठीक पहले स्ट्रांग रूम से पेपर निकालकर उसे वायरल किया था। इस पूरे मामले की जांच जब एसओजी ने की 14 तारीख को शिकायत मिलने के बाद में, उसके बाद लगातार 16 तारीख को मुकदमा दर्ज किया गया और आज इसकी जो फाइनल रिपोर्ट है, जो 15 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार है, उसको देखते हुए आज जो है इसमें कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग ने दिवाकर पब्लिक स्कूल की मान्यता को रद्द कर दिया है। साथ ही साथ में ये भी डायरेक्शन जारी किए गए कि दिवाकर पब्लिक स्कूल से जुड़ा हुआ जो भी रजिस्ट्रेशन अस्तित्व में होगा उसे तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। और अगर ये दूसरी बार अगर इस प्रकार की गलती और परीक्षाओं में भी और भी कई परीक्षाएं भर्ती की रही है जिनकी परीक्षाओं का केंद्र जो है वो दिवाकर पब्लिक स्कूल रहा है, तो उसकी जांच अब एसओजी कर रही है और उस पूरे मामले में भी जो है
जो लोग शामिल रहे होंगे उनकी गिरफ्तारी जो है वो इसमें होगी। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि दिवाकर पब्लिक स्कूल जो कि इन्हीं दिनों सुर्खियों में आया, बेरोजगारों ने वहां प्रदर्शन किया और ये मांग करी थी कि नकल विरोधी जो कानून बनाया गया उस पर उसके बाद भी जी बिल्कुल लवली, दिवाकर पब्लिक स्कूल की मान्यता तो रद्द कर दी गई है और इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने बड़ा संदेश भी दिया है कि कोई भी अगर इस तरीके के काम को करता है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जासूस सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। जासूस की पेशी की गई। जोधपुर से सैन्य कर्मी पकड़ा गया था। प्रदीप कुमार सीआईडी इंटेलिजेंस ने इसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 7 जून तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। जयपुर इंटेलिजेंस पुलिस ने 21 मई को आरोपी को गिरफ्तार किया था। 22 मई को 2 दिन के रिमांड पर लिया गया था। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, पूरी जानकारी दीजिए, आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ? देखिए, 2 दिन की रिमांड में प्रदीप कुमार को लिया गया था। आपको बता दें कि सबसे पहले जोधपुर से सीआईडी इंटेलिजेंस जयपुर की यूनिट ने 18 मई को प्रदीप को हिरासत में लिया था। उसके बाद जब पूछताछ में साफ हो गया कि वो पाक एजेंट महिला के लिए जासूसी करता था, उसके बाद 22 तारीख को उसको गिरफ्तार किया गया और फिर उसको 24 तारीख तक रिमांड पर ले गया। आज रिमांड की 2 दिन की अवधि पूरी होने के बाद प्रदीप को सीआईडी इंटेलिजेंस की यूनिट ने कोर्ट में पेश किया, जहां से 7 जून तक प्रदीप कुमार को जेल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ऐसे में 7 जून तक प्रदीप कुमार अब जेल में रहेगा। वहीं पर पूछताछ में उससे कई अहम खुलासे हुए, लेकिन क्योंकि मामला सामरिक गोपनीय है, इसलिए ऐसे में इंटेलिजेंस की यूनिट ने कुछ ज्यादा बताने से इनकार कर दिया। लेकिन अब तक की जानकारी में सामने आया कि जिस महिला एजेंट ने, आईएएस एजेंट ने इसको फंसाया था, उसका नाम रिया शर्मा, फर्जी नाम से कई नामों से वो बातचीत किया करती थी। कई बार उसका नाम रिया शर्मा, पायल शर्मा, खुद को उसने हिंदू धर्म का होना बताया। साथ में कभी यदि वो पूजा पाठ का मतलब फोटो बेचकर उसको खुद को ब्राह्मण होने में बताती थी कि वो हिंदू धर्म से ही है। वहीं पर कभी वह अपने न्यूड फोटो वीडियो के जरिए उसको फंसाया करती थी। इस तरह से प्रदीप कुमार पूरी तरीके से उसके तहरीर के तहत फंस चुका था और उसने सामरिक दस्तावेज थे वो भेजना शुरू कर दिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विष्णु तमाम जानकारियों के लिए। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बूंदी से ये बड़ी खबर है, जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बूंदी में कोटा एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नगर परिषद में एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली। तो पार्षद रोहित वैरागी को 1.5 लाख की घूस लेते हुए ट्रैप कर लिया गया है। सभापति मधु नुवाल के घर पर फिलहाल तलाशी चल रही है। तो कोटा एसीबी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पर नगर परिषद में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए पार्षद रोहित वैरागी को 1.5 लाख की घूस लेते हुए ट्रैप कर लिया है। तो बूंदी में एक बार फिर से एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पार्षद को ट्रैप कर लिया है और फिलहाल सभापति मधु नुवाल के घर पर तलाशी चल रही है। तो एसीबी की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं घर पर। उम्मीद है कि और भी मामले निकलकर सामने आ सकते हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पीसीसी में आज फिर से हंगामा देखने को मिला। कोविड सहायकों ने जमकर हंगामा किया। जन सुनवाई में ये कोविड सहायक पहुंचे हुए थे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, तो वहीं रोकने पर कोविड सहायकों का गुस्सा फूट पड़ा। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जब हंगामा शुरू हुआ तब की ये तस्वीरें हैं। तो पीसीसी में जन सुनवाई करने के लिए कोविड सहायक पहुंचे हुए थे और इसी दौरान किसी बात से नाराज होकर कोविड सहायकों का गुस्सा फूट पड़ा और पीसीसी में फिर से हंगामा शुरू कर दिया। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। 3 अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से समझने की कोशिश करिए कि आज पीसीसी में क्या कुछ हुआ, किस तरीके से कोविड सहायकों का गुस्सा फूट पड़ा और गुस्सा फूटने के बाद वे बेकाबू हो गए, हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव करने की कोशिश की और रोकने की भी कोशिश की। उनके गेट बंद है, कोरोना में खुले कैसे थे, सारे एसी में बैठे। रात को 2 बजे बारिश हुई थी, हम पूरे बारिश में भीगे थे। छोटे छोटे बच्चे परेशान होते हैं। मेरे पास हाथ में मोबाइल है, पाकिस्तान के है क्या?
क्या हमारी मांगे जायज नहीं हमारी मांगे मैं आप लोगों से बचपन बेटे परेशान हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके मानने की ना हमारे को जान देनी पड़े तो सही इस बार मिलेंगे, लेकिन घर नहीं जाएंगे। मान से मान चलेगी, इज्जत चलेगी। रात गहलोत सरकार सुन नहीं रही है, इधर प्रशासन धक्का दे रहा है। हम कोई पाकिस्तान के है क्या? बात के नहीं है। आज जन सुनाई आम जन सुनाई होती है, सबकी होती है। हमारे को रोकते सीएच नाम सुनते हम कोई बम लेके आया क्या? इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, आज क्या हो गया था पीसीसी में? आखिर किस बात पे कोविड सहायकों का गुस्सा फूट पड़ा? जरा विस्तार से समझाइएगा। अब बिल्कुल देखिए, क्योंकि 55 दिन से तकरीबन जो है उनका धरना चल रहा है सीएचए का शहीद स्मारक पर, और जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं तो वैसे ही उनका आक्रोश और गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। कल भी सीएचए के अभ्यर्थी पहुंचे थे यहाँ पर पीसीसी में, और आज दूसरे दिन लगातार यहाँ पर पहुंचे। जब वो पीसीसी में घुसने का प्रयास कर रहे थे तो उस समय पे जनसुनवाई चल रही थी अंदर मंत्री लालचंद कटारिया और जाहिदा खान की। तो जब उन्होंने पीसीसी के अंदर घुसने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें रोका अंदर घुसने से, क्योंकि कल भी ये लोग यहाँ पर हंगामा करके गए थे, अपनी नाराजगी जाहिर करके गए। तो आज जैसे ही पुलिस ने इन्हें गेट पर रोकने की कोशिश की तो इनका गुस्सा भड़क गया। काफी देर तक झड़प हुई, धक्का मुक्की हुई, और जो है एक दूसरे को ठीक है शब्द भी जो है इस दौरान बोले गए। उसके बाद पीसीसी पदाधिकारियों ने और पुलिस ने इन्हें जो है वो बाहर निकाला, समझाइश के काफी देर तक प्रयास चलते रहे, और अभी भी जो है वो गतिरोध कायम है। कुछ सीएचए अभ्यर्थी अभी भी पीसीसी के बाहर बैठे हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से उनकी जो है वो चर्चा करवाई जाए, बात करवाई जाए, क्योंकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अभी जो है वो पीसीसी में बैठे हुए हैं। तो जैसे ही वो निकलेंगे, अभी कोई मीटिंग चल रही है पीसीसी में, और जब वो निकलेंगे तो उसके बाद में संभावना है कि उनकी बातचीत हो। लेकिन मांग यही है कि कोई समाधान जो है वो निकाला जाना चाहिए, क्योंकि तकरीबन 55 दिन हो गए हैं इन्हें। बिल्कुल दिनेश, 55 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कोविड स्वास्थ्य सहायकों की ओर से, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनकी जो मांग है उनको सुना जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। नई भर्तियां निकालने, पुरानी भर्तियों को समय पर पूरा करने, नकल विरोधी कानून की सख्ती से पालना करने जैसी मांगों को लेकर प्रदेश भर से जुटे बेरोजगारों को बातचीत के लिए बुलाया गया है। प्रदर्शन कर रहे युवा बेरोजगारों को मुख्यमंत्री कार्यालय से बातचीत के लिए बुलाया गया है। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में बेरोजगार संगठनों से बातचीत की जाएगी। प्रमुख सचिव कुलदीप रांका से बेरोजगार संगठनों के प्रतिनिधि मुलाकात करेंगे। वार्ता के दौरान भर्ती से जुड़े विभागों के प्रतिनिधि और अफसर भी मौजूद रहेंगे। तो लगातार मांग की जा रही थी नई भर्तियां निकालने की, और इसके साथ ही पुरानी भर्तियों को समय पर पूरा करने की भी मांग की जा रही थी। नकल विरोधी कानून पर सख्ती से पालना कराने की मांग की जा रही थी, और इन तमाम मांगों को लेकर सहमति बन गई है। प्रदर्शन कर रहे युवा बेरोजगारों को मुख्यमंत्री कार्यालय से बातचीत के लिए न्योता दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लवली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, क्या कुछ जानकारी? देखिए, 4 बजे का समय मुकर्रर किया गया है, मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से तय किया गया है, और 4 बजे 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जो है, जिसमें अलग अलग बेरोजगार संगठनों से जुड़े हुए लोग, अलग अलग बेरोजगार हितों की मांगे उठाने वाले जो लोग हैं, युवा हैं, वो इस प्रतिनिधि मंडल में बेरोजगार की ओर से शामिल रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव जो है कुलदीप रांका, उनके साथ में जो तमाम आला अफसर हैं, जो शिक्षा विभाग से जुड़े और भर्ती एजेंसी से जुड़े हुए जो अफसर हैं, वो दूसरी तरफ सरकार की ओर से मौजूद रहेंगे। इसमें बातचीत की जाएगी, वार्ता की जाएगी। जो अलग अलग 17 सूत्रीय मांग पत्र जो बेरोजगार संगठनों की ओर से जो 1 दर्जन से भी 1.5 दर्जन से भी ज्यादा मांगे रखी गई है, उन मांगों पर विचार विमर्श किया जाएगा। उसके बाद में क्या फैसला होगा ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लाखों बेरोजगारों की नजर आज इस वार्ता पर टिकी हुई है। लाखों से बेरोजगार राजस्थान के नहीं बल्कि बाहर के बेरोजगार जो राजस्थान की भर्तियों में आजमाइश करते हैं अपने भविष्य की, वो तमाम लोगों की नजर आज इसकी इस वार्ता पे होगी, क्योंकि नई भर्तियों को लाने, जो भर्तियां हैं उनके पद बढ़ाने, और जो भर्तियां डिले चल रही है उन्हें समय पर पूरा करने की मांग जो है, अलग अलग तरह की मांगे जो है वो बेरोजगार संगठनों की ओर से की गई है। और जयपुर शहर में कल से ही बेरोजगार, प्रदेश भर के जो बेरोजगार है उन्होंने डेरा डाला हुआ है।
कल धरने की परमिशन थी इसलिए धरना हुआ, आज परमिशन नहीं है तो आज धरना लगाने नहीं दिया गया। लेकिन पूरे शहर में बेरोजगार अलग अलग इलाकों में रुके हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि 4 बजे की वार्ता में कोई ठोस परिणाम निकले। उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी, कोई ना कोई ठोस आश्वासन देगी, कोई ना कोई ठोस रास्ता निकाले, क्योंकि 2023 का चुनाव सर पर है और ये तमाम बेरोजगार युवा बेरोजगार जो है सरकार के लिए बड़े वोट बैंक का काम भी कर सकते हैं। तो सरकार की भी नजर है कि किसी तरह से इन्हें नाराज ना किया जाए, सरकार की भी ये मंशा है। लेकिन अब सरकार की नीयत और नीति कितनी साफ है नहीं है, ये तमाम चीजें स्पष्ट करेंगे बेरोजगार जब वार्ता खत्म होगी। और वार्ता के बाद का अपडेट जो है वो सबसे पहले न्यूज 18 के दर्शकों तक हम बिल्कुल लवली, वार्ता के बाद क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आता है वो लगातार न्यूज 18 राजस्थान पर दिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का, दौसा से ये बड़ी खबर है। गोविंद गुर्जर हत्याकांड का खुलासा हो गया है। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। मामा ने भांजे के साथ मिलकर हत्या की थी। महिला से मिलने के बाद गोविंद की हत्या की गई थी। 11 मई की रात को पावटा गांव में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। तो पुलिस ने मर्डर का खुलासा भी कर दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, कैसे हुआ ये बड़ा खुलासा, कैसे मिली कामयाबी पुलिस को? बिल्कुल, ये 13 दिन पहले 11 मई की रात की घटना है। पूरी तरह ब्लाइंड मर्डर था। एक खंडर मकान में गोविंद नामक जो युवक था उसका शव मिला था। उसको पीट कर हत्या की गई थी, गला घोटा गया था। इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने गांव के ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मामा भांजा गिरफ्तार हुए हैं। आरोप है कि जो मृतक गोविंद था वह एक महिला से मिलने गया था और इसी बात से जो महिला का जेठ है उसने उसको देख लिया और उसने अपने भांजे को बुलाकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। पहले जो युवक को पीटा गया था बुरी तरह बेरहमी से और उसके बाद में गला घोटकर उसकी हत्या की गई और एक खंडर मकान में उसकी डेड बॉडी को डाल दिया गया। पुलिस ने 13 दिन के अथक प्रयासों के बाद इस मामले का खुलासा किया है। साइबर सेल के जो कांस्टेबल हैं अजय परेवा, उनके सहयोग से ये खुलासा हुआ है। फिलहाल दौसा एसपी राजकुमार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले का खुलासा किया है। जी बिल्कुल आशीष, हत्या का खुलासा हो गया है, आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी इन आरोपियों पर, क्या कुछ कहना है पुलिस का? बिल्कुल, अभी जो प्रथम दृष्टया जो दोनों आरोपी हैं जो मुख्य आरोपी माने जा रहे हैं इनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो इस तरह की मारपीट की गई थी हत्या से पहले उसमें संभावना जताई जा रही है कि और भी लोग उसमें शामिल थे। ऐसे में पुलिस इस हत्याकांड में यदि और कोई अन्य लोग हैं उनकी पहचान करने की कोशिश कर रही है, उसके बाद में उनकी भी संभवतः गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल जो मुख्य 2 आरोपी थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी रिश्ते में मामा भांजा लगते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आशीष तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर में गैंगवार में पीट कर एक अपराधी की हत्या का मामला सामने आया है। मामला झोटवाड़ा थाना इलाके का है, जहां सनी सोनी को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया और मर्डर कर दिया। पुलिस को आशंका है कि सनी को गोली भी मारी गई है। वारदात के बाद बदमाशों ने युवक की लाश को करधनी थाना इलाके में 100 फीट रोड पर फेंक दिया। आज सुबह टहलने निकले लोगों ने शव देखा और पुलिस को जानकारी दी। बताया जाता है कि मारे गए सनी सोनी के खिलाफ जयपुर के कई थानों में आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। उसकी जयपुर में ही दूसरे गैंग से आपसी रंजिश चल रही थी। पिछले सालों से अशोक नरुका, नेमी चौधरी, जय सिंह पिड़वा, इनसे आपस में रंजिश चल रही है। दोनों में आपस में कई मुकदमे दर्ज हुए। संभवतः हो सकता है कि ये घटना उन लोगों ने कारित की, लेकिन इस समय अभी इस बात की हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया। हेड कांस्टेबल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उदयपुर में रमेश चंद्र तैनात था और इसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। गंगरारा तहसीलदार से 5 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। दलाल के जरिए पहले भी ये 2 लाख रुपए ले चुका था। एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले पर जांच शुरू कर दी है। तो उदयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसीबी ने फिर से एक्शन लिया है और हेड कांस्टेबल को ट्रैप किया है। हेड कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको जानकारी दे दे, ये हेड कांस्टेबल उदयपुर में तैनात था और गंगरारा तहसीलदार से 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। कपिल श्रीमाली इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं।
कपिल, पूरी जानकारी दीजिए, कैसे कार्रवाई की गई और क्या कुछ अपडेट मामले पर? देखिए, ये पूरा मामला रमेश चंद्र जो उदयपुर एसीबी चौकी पर तैनात है, हेड कांस्टेबल के पद पर है, उनसे जुड़ा हुआ है। और जयपुर एसीबी ने मुख्यालय ने रमेश चंद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप रमेश चंद्र पर है कि गंगरार के तहसीलदार से एक केस में मदद करने के एवज में 5 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिसमें 2 लाख रुपए पहले दलाल के मार्फत ले लिए थे और राशि लेनी थी, लेकिन संभवतः उसे एसीबी कार्रवाई की भनक लग गई और उसने राशि नहीं ली। ऐसे में एसीबी के पास पुख्ता सबूत थे। उन सबूतों के आधार पर एसीबी ने अपने ही हेड कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और अब एफआईआर पर जांच शुरू कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कपिल तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अलवर के भिवाड़ी में रहने वाला एक स्कूल प्रिंसिपल अपनी ही पत्नी की मार से लाचार हो चुका है। सीसीटीवी कैद, ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी हैं, जहां पर पत्नी के हाथों प्रिंसिपल के टॉर्चर की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, टॉर्चर की ये कहानी बयां कर रही हैं। प्रिंसिपल को उसकी पत्नी आए दिन पीट पीट कर घर से निकाल देती है, बाद में मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल भी करती है। आप भी देखिए पत्नी का अत्याचार और पिटता लाचार प्रिंसिपल, कभी रेंच तो कभी बैट, कभी डंडे से पति की पिटाई करती नजर आ रही है। और बेचारा प्रिंसिपल पिटता रहता है। पिटते पिटते प्रिंसिपल को घर से भागना भी पड़ता है। तो बताया जाता है कि प्रिंसिपल ने सोनीपत की रहने वाली लड़की से प्रेम विवाह किया था। कुछ दिन तो जिंदगी सही चली, लेकिन उसके बाद पत्नी अत्याचार करने लगी। पीड़ित प्रिंसिपल ने भिवाड़ी न्यायालय से अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। कोर्ट ने अब उसकी सुरक्षा के लिए ऑर्डर जारी कर दिए हैं। जब से उसने बैट से मारा है, उसमें मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करा रहा था, तभी भी मैंने उस समय काफ़ी सोचा कि अपने घर के लिए बचा रहे चीज़ें, लेकिन उसके बाद भी जिसके मेरे पास उसके बाद भी उसने टॉर्चर जारी रखा। तब मैंने न्यायालय से गुहार लगाई है, वहाँ पे परिवाद दिया है अपना कि आपकी जो मदद की जाए न्यायालय से, हाँ जी, मदद की जाए। अजीत नाम के अध्यापक हैं जिनका 202 सीआरपीसी का एक जांच न्यायालय से प्राप्त हुआ है। थाना फूलबाग के अंदर श्री नरेश कुमार एएसआई तफ्तीश कर रहे हैं और 6 महीने में 7 तारीख को उनकी रिपोर्ट न्यायालय को दोबारा करनी है। परिवादियों को बुला रखा है, बयानों के बाद के अंदर स्थिति क्लियर होगी। और मारपीट करना, एएसआई ने बताया कि भी अध्यापक के साथ उनकी धर्मपत्नी मारपीट कर रही हैं, लेकिन अभी बयान नहीं हुए। बयान होने पे आगामी कानूनी कार्रवाई की जाए। उधर कोटा के छावनी इलाके से एक बदमाश दिन दहाड़े दुकान से मोबाइल चोरी कर फरार हो गया। चोरी की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकानदार ने बताया कि बदमाश ग्राहक बनकर दुकान पर आया था और मौका देखकर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। तो ये सीसीटीवी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से चोर दिन दहाड़े दुकान में चोरी करता है और मौके से फरार हो जाता है। तो फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिससे कि जल्द से जल्द चोर को पकड़ा जा सके। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।